नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं वेनेजुएला की, लैटिन अमेरिका का देश। अमेरिका को पहले समझना चाहिए कि अमेरिका बहुत बड़ा एक कॉन्टिनेंट है। उसमें नॉर्थ अमेरिका है, उसमें सदर्न अमेरिका है, उसमें लैटिन अमेरिका है। ये फिर कम से कम दो हिस्से तो मान ही लेने चाहिए। एक को हम अमेरिका कहते हैं, दूसरे को लैटिन अमेरिका करते हैं। बहुत सारे देश हैं। अमेरिका जिसको कहते हैं उसमें भी कई देश हैं, और फिर लैटिन अमेरिका में तो है ही। लैटिन अमेरिका के देश पर ऐसा कहा जाता था कि अमेरिका कभी भी दूसरे मतलब वो प्रॉक्सी बनाता था, एशिया में बनाता था, अफ्रीका में बनाता था, यूरोप में बनाता था, लेकिन वो अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से नहीं लड़ता। पर वेनेजुएला की बात दूसरी है। वेनेजुएला की जब आज़ादी स्पेन से हुई थी तब से लेकर अभी तक अमेरिका का ही प्रभाव था। केवल 2013 में एक ऐसा समय पर आया जबकि राष्ट्रपति बदले और उन्होंने अमेरिकी प्रभाव को खत्म कर दिया। परिणाम के स्वरूप अमेरिका से उन्होंने जो तेल का उत्पादन होता था, चूंकि वेनेजुएला विश्व के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक है, तो तेल के उत्पादन को लेकर जो उनके कुएं या जो भी उनका सिस्टम था उसको उन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया था। राष्ट्रीयकरण करने से अमेरिका को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था और अमेरिका की इकोनॉमी पिछले 15 साल में 13 साल में बड़ी तेजी से गिरी। और आज की तारीख में तो अमेरिका विशाल कर्जे पर है, और भयंकर कर्जे पर, मतलब कर्जा भी नहीं, भयंकर कर्जा है। डेफिसिट का बजट पास हो रहा है। अमेरिकी सरकार के पास अपने कार्यक्रम चलाने का पैसा नहीं है। जो बाइडेन सरकार के समय पर हमको याद होगा कि वो कर्ज की सीमा बढ़ाना चाहते थे, लेकिन रिपब्लिकन ने अनुमति नहीं दी थी, और जो बाइडेन लंबे समय तक परेशान रहे थे। अभी जो लॉकडाउन का उनका समय आता है या फिर शटडाउन का जो उनका समय आता है, शटडाउन भी उन्होंने सिस्टम का करके देख लिया, टैरिफ वाला गेम करके देख लिया, लेकिन अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो सही होने का नाम नहीं ले रही। तो मुझे लगता है कि फिर उन्होंने जो पहले से पका के रखा था वेनेजुएला वाला मामला, कि भाई वेनेजुएला उनकी सप्लाई करेगा। लेकिन वेनेजुएला पर जब कब्जा अमेरिका का हो गया, हालांकि अभी ये कह पाना थोड़ा कठिन काम है कि क्या अमेरिका का कब्जा है, क्योंकि अमेरिका ने नेता प्रतिपक्ष को राष्ट्रपति घोषित करके आज से नहीं रखा, 2020 से रखा। लेकिन लैटिन अमेरिका के अंदर जो उनके उपराष्ट्रपति थे, ऊपर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया गया है और वो घोषित कर दिए गए, शपथ वपथ भी हो गई, सब काम चालू हो गए। तो अभी अमेरिका जब ये कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जब कह रहे हैं कि उनके प्रशासन पर हमारा कब्जा होगा और हम तेल की कंपनी और तेल दोबारा वो कर देंगे, नेशनलाइजेशन खत्म कर देंगे, तेल का उत्पादन दोबारा शुरू कर देंगे, विश्व को तेल बेचना शुरू कर देंगे, और ऐसे करके वेनेजुएला की इकोनॉमी को हम ठीक रास्ते पर ले आएंगे, वेनेजुएला के लोगों को हम ठीक रास्ते पर ले आएंगे। वेनेजुएला जो ड्रग्स का काम कर रहा है, या वेनेजुएला के अंदर जो ड्रग्स का काम करने वाले लोग हैं, या जो पलायन करके ड्रग्स का काम कर रहे हैं, ये जो पलायन करके, उनको सबको हम सेटल कर देंगे। आम जनता वहां खुशहाल हो जाएगी, बाकी पूरा माल वो ले जाएंगे। वेनेजुएला ने जब राष्ट्रीयकरण किया था तो भारतीय कंपनियों ने भी बड़े स्तर पर वहां पर इन्वेस्टमेंट किया था। उस इन्वेस्टमेंट में हमारी ओएनजीसी विदेश ने बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट किया था, जिसको हम ओएनजीसी विदेश लिमिटेड कहते हैं। हालांकि उसका धीरे धीरे करके उत्पादन, अब देखिए, जब अमेरिकी कंपनियों का उन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया, या जब वहां राष्ट्रीयकरण हो गया तेल का, तो फिर विदेश की कंपनियों का इन्वेस्टमेंट होना स्वाभाविक था। हमारी कंपनियों ने भी इन्वेस्टमेंट किया, ओवीएल ने इन्वेस्टमेंट किया। पूर्वी वेनेजुएला में सैन क्रिस्टोबल तेल क्षेत्र का संयुक्त रूप से हम उत्पादन कर रहे थे। 40% देनदारियां उसमें वेनेजुएला की सरकार की थी। असल में क्या है, जब राष्ट्रीयकरण हो गया तो वेनेजुएला की सरकार ने पार्टनरशिप करनी शुरू की, और उस पार्टनरशिप में जो तेल निकालने वाली कंपनियां थी, हमारे यहाँ तेल निकालने वाली कंपनियों में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। तो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड सखालिन में तेल निकाल रही है, रशिया से तेल निकाल रही है। विश्व में बहुत जगह हमने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट करके रखा, और वो तेल निकालने का काम करती है। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट और बाकी भारतीय कंपनियों का भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वेनेजुएला में था। वेनेजुएला में जब प्राइवेटाइजेशन हुआ और हमने इन्वेस्टमेंट वहां पर किया, और कंपनियों ने प्राइवेटेशन मतलब जब उसका राष्ट्रीयकरण हुआ, राष्ट्रीयकरण में हमने पार्टनरशिप करनी शुरू की उनकी सरकारी एजेंसियों के साथ, तो भाई सीधी सी बात है कि उसका लाभ भी हमको मिलेगा। अब 60 हमारा था, 40 उनका था। लेकिन अमेरिका की जो पॉलिसीज थी, अमेरिका ने जब करवट बदली, तो अमेरिका ने क्या किया कि उस पर धीरे धीरे करके प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। अब अमेरिकी टेक्नोलॉजी का मामला सारा अमेरिका के पास है विश्व में। अमेरिका ने टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। भारत की कंपनियों का टेक्नोलॉजिकल एक्सेस कम होता चला गया, और हम जो उत्पादन था, उत्पादन में घटते घटते 5 से 10 हजार बैरल तक पहुंच गए। इसका
नतीजा हमारे देश पर एडवर्स इफेक्ट पड़ना स्वाभाविक था। लेकिन मोदी जी के बैठने के बाद हमने करना क्या शुरू किया, हमने तेल की एनर्जी मतलब तेल को आपूर्ति के लिए हमने रशिया के साथ हो गया, रशिया का यूक्रेन के साथ हो गया, यूक्रेन के साथ होने का मतलब था कि हमारा लाभ होना। फिर ईरान के साथ अमेरिका पीछे पड़ा था, ईरान के साथ भी हमने एग्रीमेंट करके रखा था, ईरान से भी हम तेल ले रहे थे। कुल मिलाकर बात ये आती है कि जहां जहां अमेरिका के प्रतिबंध थे, जहां अमेरिका किसी को तेल लेने नहीं दे रहा है, उन देशों में भारत ने अपने इन्वेस्टमेंट करके रखा था। मोदी जी के नेतृत्व में हम कतई पीछे नहीं हटे। हमने कहा कि हम अपनी विदेश नीति तय करेंगे, हम अपने देश की आवश्यकताओं को तय करेंगे, हमारे देश की आवश्यकता हम पूरी करेंगे और हम पूरे विश्व में जहां कहीं भी एग्रीमेंट करेंगे वो हमारे हितों को ध्यान में रखकर करेंगे। हम अमेरिका की ये जो बंदर घुड़की है उसमें नहीं पड़ेंगे। हमने एग्रीमेंट करके रखे तो हमको तेल सस्ता जो है वो मिलना शुरू हो गया ईरान से, या फिर हमें रशिया से मिलना शुरू हो गया। वहाँ हमारे इन्वेस्टमेंट भी सब जगह हैं, वहाँ हमने कुछ पोर्ट संभाल के रखे हैं, यहाँ पर हमने कुछ खदानें जहाँ से तेल निकलता है वो हमने कूप संभाल के रखे हैं। कुल मिलाकर भारत ठीक पोजीशन में था। लेकिन अमेरिका ने धीरे धीरे करके इस क्षेत्र में, जैसे वेनेजुएला की सबसे बड़ी कंपनी है पीडीवीएसए, अब ये पीडीवीएसए जो सरकारी कंपनी है, ये इसके साथ हमारे एग्रीमेंट हैं या वहाँ की और कंपनियों के साथ हमारे एग्रीमेंट है और हमारे यहाँ की कंपनियों के उनके साथ एग्रीमेंट हैं जहाँ से तेल हम उत्पादन करते थे। अमेरिका ने चारों ओर से उसको बांधना शुरू कर दिया और अब एक्सेस छोड़ दीजिए, वहाँ तेल निकालना छोड़ दीजिए, तेल जो हमारा इन्वेस्टमेंट था वो भी बचाना मुश्किल हो गया। ऐसा कहते हैं कि लगभग 1 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर को इस समय अगर आप भारतीय करेंसी में लेना चाहेंगे तो हजारों करोड़ रुपया बनता है। 1 अरब डॉलर का मतलब है कि 100 अरब डॉलर, 100 अरब डॉलर मल्टीप्लाइड बाई 90, 100 अरब डॉलर मल्टीप्लाइड 9,000 करोड़, 9,000 करोड़ रुपया लगभग हमारा उनके पास है, या उससे जब कैलकुलेशन आप लोग देखकर बताइएगा कितना होता है। खैर, ये हमारा पैसा वहां पर फंस गया और तेल में भी प्रभाव पड़ा ही था। हमारी तो खुशकिस्मती है कि यूक्रेन का युद्ध हो गया था तो उसके चक्कर में हमको सस्ता तेल मिलना शुरू कर दिया। हमारी ये भी खुशकिस्मती है कि ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए थे लेकिन हम तेल ले रहे थे, रशिया पर प्रतिबंध लगा दिए हम तेल ले रहे थे, लेकिन वेनेजुएला में भी प्रतिबंध के बावजूद हम तेल ले रहे हैं। पर टेक्नोलॉजी एक्सेस ना होने की वजह से, लैटिन अमेरिका का देश होने की वजह से, अमेरिकन कंपनियों के सहयोग ना करने की वजह, ये बहुत सारे कारण बने जिसकी वजह से हमारा पैसा वहां पर फंस गया था। और चूंकि सरकार में पैसा फंसा हुआ था तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि जो वहां की सरकारी एजेंसियां हैं जिनको अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम इनको रिन्यू करेंगे या इनको हम दोबारा खड़ा कर देंगे या इनको हम सही कर लेंगे, और वहां तेल उत्पादन विश्व भर की जो कंपनियां काम कर रही थी उनके सबके लिए तेल उत्पादन प्री 2013 का मतलब 2013 में जब पहली बार वहां राष्ट्रीयकरण हुआ उससे पहले की पोजीशन में ले जाकर खड़ा कर देंगे। और उस पोजीशन में ले जाने का मतलब ये होता है कि भारतीय कंपनियों का भी जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट अब निकल कर आएगा, अमेरिकन कंपनियों का तो आएगा ही आगे। तो मैं समझता हूं कि ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है। हालांकि मैं अमेरिका के इस कदम का बिल्कुल समर्थन नहीं करता क्योंकि ये इंटरनेशनल पॉलिसीज के खिलाफ है, किसी की भी सॉवरेंटी में इंटरवेंशन नहीं किया जा सकता, और खास तौर से चुनी हुई सरकार जैसी भी है वो वहां के देश का इंटरनल मामला है, उसमें कोई दूसरा देश इंटरवीन नहीं कर सकता। अमेरिका भाई शक्तिशाली है, पैसा भले ही उनके पास ना हो लेकिन शक्ति है, शक्ति से पैसा बनाया जाएगा और धांधली करके, सेना दिखाकर, सेना भेजकर ये सब कुछ होता है। एक तो बात ये आती है कि भारत को ये लाभ होगा। दूसरी बात यहां पर यह आती है, क्या जेलेस्की को भी रशिया ऐसे ही उठा सकता है? भाई रशिया जेलेस्की को उठा सकता था, बिल्कुल उठा सकता था, जेलेस्की ही वहां मुख्य कारण था। तो जेलेस्की को क्या रशिया अब उठा सकता है? ये एक बड़ी बात। हालांकि जेलेस्की बड़ा खुश हो रहे हैं और जेलेस्की का बयान ये आया कि भाई तानाशाह को ऐसे ही निपटाया जा सकता है और अमेरिका को मालूम है कि आगे किसके साथ क्या करना। वो इशारा कर रहे हैं कि वो पुतिन को भी पकड़ लेंगे। मतलब आप देखो, जेलेस्की अभी भी बचकानेपन की बात करता है और ये कह रहा है कि वो पुतिन को पकड़ लेंगे। पुतिन को पकड़ने का मतलब था वर्ल्ड वार में 100% एंट्री हो जाना, क्योंकि रशिया के पास भी धन भले ही ना हो लेकिन हथियारों का कोई कमी नहीं है, इन्वेंचर्स की कोई कमी नहीं है उनके पास, अमेरिका को टारगेट करने की कोई कमी नहीं, लाखों लोगों का खेल हो जाएगा और
ऐसा कहते हैं कि अभी भी अमेरिका के पास उतने परमाणु बम नहीं हैं जितने रशिया के पास हैं। रशिया के पास वो टेक्नोलॉजी भी है जो अमेरिका को पूरा स्टार वार भी कर सकता है। और ज़ेलेंस्की ये उम्मीद कर रहे हैं अमेरिका से कि भाई तानाशाह को, यानी कि रशिया को भी वो पुतिन को भी गिरफ्तार कर लेंगे। मैं कहता हूं कि अगर पुतिन के लिए ऐसा सोच रहे हैं ज़ेलेंस्की, तो पुतिन खुद में भी तो गिरफ्तार हो सकते हैं। मतलब ज़ेलेंस्की खुद भी गिरफ्तार हो सकते हैं, ज़ेलेंस्की को उठाकर पुतिन ले जा सकते हैं। फिर बात ये आती है, क्या अमेरिका पुतिन के एक्शन को, यानी कि रशिया के एक्शन को, क्या वेनेजुएला में एक्शन करके जस्टिफाई कर रहा है? एक सवाल ये भी आता है कि भाई वो तो जस्टिफाई कर रहा है। इसका परिणाम एक और ये निकल सकता है कि जो बड़े देश हैं विश्व के, मैं 4-5 बड़े देशों की बात समझता हूं जिनके पास जो परमाणु संपन्न है, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जो विश्व के साथ लड़ सकते हैं, उनमें अमेरिका खुद भी आता है, चाइना आता है, रशिया आता है और भारत आता है। ये बड़े देश हैं। ये बड़े देश फिर क्या अड़ोस पड़ोस में हठधर्मिता कर सकते हैं? क्या चाइना के द्वारा जो 60% क्षेत्र उन्होंने कब्जा करके रखा है तिब्बत सहित, क्योंकि चाइना जब ओरिजिनल की बात करेंगे तो ओरिजिनल नक्शा तो उनका 40% क्षेत्र में आता, बाकी कम्युनिस्टों के बैठने के बाद इन्होंने उधर आउटर मंगोलिया में घुस गए, इधर सब जगह घुस गए, इधर तिब्बत में घुस गए, और ताइवान में भी घुसने की बात कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो क्या चाइना के द्वारा जो पिछले 70 वर्षों में किया गया, उसको अब जस्टिफाई किया जा सकता है कि चाइना ने ठीक किया था? और इधर रशिया ने जो किया है वो ठीक कहा जा सकता था कि रशिया ने भी ठीक किया? हालांकि भारत के विषय में ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत ने अपनी सीमाएं कभी उल्लंघन नहीं किया। ये भारत की कमी भी रही और ये भारत का उत्साह भी रहा, मतलब भारत की का धर्म भी रहा। लेकिन क्या अब जब विश्व का सिनेरियो ऐसा आ गया है जहां पर भाई हम सभ्यता से खाना खाने वाले लोग हैं, लेकिन उसमें 10 लोग वहां झपड़झूट कर रहे हैं, तो फिर बाकी 2 बच्चे वो क्या करेंगे? उनको तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो उनको भी झपड़झूट करना ही पड़ता है। उनको भी, मैं वकीलों के कार्यक्रम में जाता हूँ अक्सर, कचहरियों कचहरियों में चुनाव उनाव के बड़े रहते हैं कुछ अपने, तो वहाँ हम सभ्यता से खा नहीं पाते। क्यों नहीं खा पाते? क्योंकि वकील, उसमें वकील वकील होता है, अपना घुस गया। तो फिर अपने को भी वो वही करना पड़ता है। अगर खाना है तो भैया उसी तरीके से तुम भी ले लो, नहीं खाना है तो फिर जाओ अपने। बहुत बार मैं भूखा चला आता हूँ क्योंकि मैं वो नहीं कर पाता, या बहुत जगह पर जहाँ सभ्यता से होता है वहाँ अपना मिल भी जाता है, कुछ लोग लाकर भी दे देते हैं। लेकिन यहाँ जो मैं कह रहा हूँ कि भाई सब कंट्री अगर ऐसे ही कर रहे हैं, तो क्या अब हम भी पाकिस्तान के साथ? तो एक बड़े ग्रुप का भारत में कहना यह है कि नहीं नहीं, पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो परमाणु संपन्न देश है। देखिए याद रखिएगा, पाकिस्तान परमाणु परमाणु संपन्न केवल कहने का है। पाकिस्तान के परमाणु संपन्नता को मोदी जी साफ तौर पर बता चुके हैं। भारत के पास सारी इंटेलिजेंस है। भारत ने जब उनके यहाँ एयर स्ट्राइक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तब मोदी जी ने क्या कहा था? धरे रह गए परमाणु संयंत्र, धरे रह गए परमाणु संपन्न चले गए, उनके फुस हो गए, उनके पास कुछ नहीं है। ये पब्लिक स्टेटमेंट मोदी जी ने उस समय दिया था। तो मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के पास अभी कुछ है नहीं, न बांग्लादेश के पास कुछ है। ये हमारे ही हिस्से हैं, इन पर तो इनको वापस लाने में कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो क्या आसिम मुनीर को किया जा सकता है? क्या कम से कम पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वापस लिया जा सकता है? हालांकि भारत सरकार के सधे हुए स्टेटमेंट आए हैं, हम वेनेजुएला पर नज़र रखे हुए हैं, हम वेनेजुएला को देख रहे हैं, हम संसार में किसी अनडेमोक्रेटिक कोई आइडिया को, कोई तरीके को हम सपोर्ट नहीं करते, ये भारत सरकार ने कहा है। लेकिन भैया वहाँ पर हमारा जो 9,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा, और जो हमें तेल और सस्ता मिल सकता है, रशिया से भी सस्ता हमें तेल मिल सकता है इस चक्कर में, या फिर हम बैलेंस लगा सकते हैं संसार के साथ तेल के चक्कर, इस ये वेनेजुएला के तेल से। तो मैं समझता हूं कि भारत बड़े स्तर पर वेनेजुएला से पहले तेल लेता रहा है, और अब भारत फिर से शुरू कर देगा। हमारे लिए तो भाई ठीक ही है। मतलब अगर हम आज की बात कहें और दुनिया को न देखें, सारी दुनिया की फिक्र हमने नहीं करनी, हमने अपने भारत की फिक्र करनी। लेकिन एक फिक्र जरूर कर लेनी चाहिए, वो ये है कि भारत परमाणु संपन्न देश है जरूर, लेकिन और शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला की डिफेंस सिस्टम को भंग कर दिया था। वहां उन्होंने उनके परमाणु जो संयंत्र वयंत्र लगे थे सब उड़ा दिए थे। अब यही बात कोलंबिया की आती है। कोलंबिया को लेकर पुतिन, वो ट्रंप ने स्टेटमेंट दे दिया, और कोलंबिया को कहा कि देख लो भाई, उसकी हवा तुम्हें सूंघने में आ रही होगी। कोलंबिया ने क्या किया कि वो
अपने चारों ओर उन्होंने सेना बिठा दी है, क्योंकि वो पड़ोसी देश होने के नाते ये संभव है कि लोग उधर से इधर आएँ। ये संभव है कि लोग उधर से इधर आएँ और ये समस्या इनके लिए बन जाए। वेनेजुएला के हमले में इतने लोग जो मारे गए हैं, वो उनके लिए एक एक बड़ा संदेश बनता है कोलंबिया के लिए। और कोलंबिया सेना अब तैनात हो गई है, उनको भी सुबह 3 बजे आनन-फानन में बैठक बुलानी पड़ी, और बैठक बुलाकर जब ये ऑपरेशन उनका चल गया, 2:30 बजे ऑपरेशन खत्म हुआ, तो कोलंबिया को भी ये करना पड़ा उनके राष्ट्रपति को लेकर। लेकिन चिढ़ाने वाली बात ट्रंप ने की है, तो ये भी संभव है कि कोलंबिया पर भी कुछ हो जाए, और बाकी लोग जब उधर से भागेंगे तो कोलंबिया की तरफ ही भागेंगे। तो उनके राष्ट्रपति ने भी हिदायत दी है और स्टेटमेंट दिए हैं, और वो वॉक टॉक चल रहा है। लेकिन मैं यहाँ तक जो समझ पा रहा हूँ, वो ये समझ पा रहा हूँ कि अमेरिका उपनिवेशवाद के रास्ते पर चल चुका है। ये उपनिवेशवाद कोई नया नहीं है, उसने पहले उपनिवेशवाद खत्म करने की वकालत की थी, ताकि वो नया उपनिवेशवादी देश बन सके, और मुझे लगता है वो उस रास्ते पर चल दिया है। बाकी विश्व में क्या घटनाएं होंगी वो तो आगे समय ही बताएगा कि भाई विश्व के कंट्री कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन अभी जो साम्राज्यवादी टाइप के देश हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज जरूर किया है, लेकिन उनकी यूनिटी कहीं दिखाई नहीं दे रही। और बहुत सारे कंट्री, खाड़ी के कंट्री तो बोले उनकी जबान नहीं निकल रही, वो तो बिल्कुल एकदम सुपक कर बैठ गए, टर्की सहित सुपक कर बैठ गए, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। यूरोप के कंट्रियों से आवाज नहीं निकल रही। बोलने वालों में अगर कोई है तो रशिया बोल रहा है, चाइना बोल रहा है, कोलंबिया बोल रहा है, और कुछ कंट्रियों ने बोला है। भारत ने भी सधी हुई स्टेटमेंट दी है। लेकिन बाकी ये कंट्री एक भी बोलने की स्थिति में नहीं है। मतलब ये है कि अमेरिका के खिलाफ बोलना भी इनको अपराध टाइप का लगता है। भारत को तो लाभ हो ही रहा, प्रत्यक्ष रूप से लाभ हो रहा है, लेकिन भारत जिस प्रकार से अपनी सीमाओं को, धर्म का पालन करने वाला है, इसलिए ये एक्शन को किसी तरह से भी भारत जस्टिफाई एटलीस्ट नहीं कर सकता, भले ही चुप रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।